जुबिलेंट फूडवर्क यानी डोमिनोज पिज्जा। इस कंपनी के बारे में मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, इसकी जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना कम है। इस कंपनी ने ट्यूसडे को अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हुए हैं। ग्रोथ हालांकि नेगेटिव में है दोस्तों, ग्रोथ में इसने कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की, क्योंकि आप सब जानते हैं एक होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और इंडस्ट्री जो है और इंडस्ट्रीज से ये ज्यादा काफी इंपैक्टेड हुई है उससे, है ना। लेकिन उसके बावजूद इसकी जो ग्रोथ में कमी हुई है वो उतना नहीं हुई है जितना अदर्स की हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आज इसी कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इसके वैल्यूएशंस को देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके ग्रोथ पोटेंशियल को देखेंगे दोस्तों। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ग्रोथ पोटेंशियल। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस कंपनी में जिन्होंने एंटर किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए और जो अभी नई एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए इसके क्या बेस्ट लेवल हो सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। अब दोस्तों इससे पहले कि हम जुबिलेंट फूड के बिजनेस मॉडल को जाने, हमें डोमिनोज पिज्जा के जो है बिजनेस मॉडल को जानना सबसे जरूरी है। डोमिनोज पिज्जा और जुबिलेंट फूड का डिफरेंस भी आपको इसमें पता लग जाएगा। डोमिनोज पिज्जा एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो राइट देता है अलग अलग कंपनीज को अलग अलग एरिया में मास्टर फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए। अब मान लो इंडिया के अंदर में किसी कंपनी को मास्टर फ्रेंचाइजी लेनी है तो वो एक ही पर्टिकुलर कंपनी होगी, उसके अलावा किसी अदर कंपनी के पास में राइट नहीं है कि डोमिनोज पिज्जा का जो मास्टर फ्रेंचाइजी है वो इंडिया के अंदर में ले ले। या पाकिस्तान के अंदर में किसी को चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी होगी, श्रीलंका के अंदर में चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी होगी। तो जुबिलेंट फूड जो है इस कंपनी का राइट है इंडिया के अंदर में डोमिनोज पिज्जा की मास्टर फ्रेंचाइजी का। अब इसी कंपनी के ऊपर है कि ये कितनी अपनी फ्रेंचाइजीज वगैरह देती हैं अलग अलग। इसके बाद फिर जो मास्टर फ्रेंचाइजी होती है ये अलग अलग एरिया के हिसाब से काम करती है। अब जैसे मुंबई के अंदर में या दिल्ली के अंदर में किसी को डोमिनोज पिज्जा का स्टोर खोलना है तो उसको डोमिनोज पिज्जा के ऑफिस में ना जाके जुबिलेंट फूड से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ये राइट जुबिलेंट फूड का ही है। डोमिनोज पिज्जा भी जो है, डोमिनोज पिज्जा के पास भी ये राइट नहीं है उसके बाद में कि कोई किसी अदर पर्सन को इंडिया के अंदर में फ्रेंचाइजी दे दे। तो ये इस तरीके का इसका बिजनेस मॉडल है दोस्तों। तो एक तरीके से कह सकते हैं मोनोपोली बिजनेस है इंडिया के अंदर में। कोई इस कंपनी का, ये कंपनी ऐसी है कि इस कंपनी का जो ब्रांड है वो इतना जाना माना है कि कोई ये कंपनी मतलब दिक्कत में आए ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी वजह से इसके फ्रेंचाइजी बिक रहे हैं, काफी रेट्स भी इसके तगड़े तगड़े रेट हैं, उसके हिसाब से इसके फ्रेंचाइजी बिक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका ब्रांड वैल्यू है। तो कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और उसी के साथ साथ में मोनोपोली ये हो गया, इंडिया के अंदर में इसका कोई कंपटीटर नहीं होगा कि कोई दूसरा डोमिनोज पिज्जा इंडिया के अंदर में आके खोलने लगे, ऐसा होगा नहीं। तो एक तरीके से ये एक मोनोपोली बिजनेस हो गया। इसके साथ साथ में ये फ्रेंचाइजी लेती है डंकन डोनट्स की, होंग किचन की, इसके भी ये जो है मास्टर फ्रेंचाइजी है। ठीक है सर, होंग किचन और डंकिन डोनट अगर आपको खोलना है तो वो भी आपको जुबिलेंट फूड के पास में ही जाना पड़ेगा। और शेफ बॉस की ये फ्रेंचाइजी देती है, एकदम जो है इसका एक इंडियन ब्रांड है, इसका अपना ब्रांड है। पोपेज जो है ये भी इसका जो है ब्रांड है। तो एक तरीके से अलग अलग इसके जो है कंपनीज हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में 293 जो है सिटीज ये हैंडल करती है। 293 सिटीज के अंदर में इसका प्रेजेंस है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 1360 रेस्टोरेंट जो है इसके अभी हैं और 12 सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जहां से इसको रेवेन्यू आता है। मान लो किसी ने फ्रेंचाइजी ली तो उसका 1% 2% जितना भी रेवेन्यू आता है वो डोमिनोज वो इसको जाता है जुबिलेंट फूड को। तो एक तरीके से ये भी है। और हाई टेक टेक्नोलॉजी है, कहीं पे भी कोई भी अगर कैश वगैरह है कोई ऐसा मैटर हो नहीं सकता, सारा कुछ मतलब इंटरकनेक्टेड है। जितने भी इसके स्टोर्स हैं यहाँ पे इस कंपनी को झोल हो जाए इस कंपनी के साथ में ऐसा होगा नहीं। वहां पे जो है इसको प्रेजेंस होने की भी जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पता लग जाएगा कि किस तरीके से कहाँ पे कितना सेल हुआ है, कहाँ पे कितना सेल नहीं हुआ है। तो इस चीज का मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी है। और लीडरशिप जबरदस्त है, कमिटेड टीम है, 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयज हैं अभी प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स इसके काफी स्ट्रॉन्ग है जो फ्रेंचाइजीज वगैरह इसके लेते हैं। तो एक तरीके से ये इसका बिजनेस मॉडल है दोस्तों। तो आई होप कि आपको इसका बिजनेस मॉडल समझ आ गया होगा। अब इसके सीधा चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कि वो कैसे आए हुए हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डेटा देखेंगे। दिसंबर का क्वार्टर हमने लिया, मार्च का क्वार्टर लिया हुआ। दिसंबर क्वार्टर में इसने 1069 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो घट के अभी 1037 करोड़ हुआ है, यानी कि 2% की मामूली से इसमें गिरावट है, 2-3% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 279 करोड़ से 250 करोड़ हुआ है, यानी कि 10% की गिरावट। इंटरेस्ट की बात करें 41 करोड़ से 37 करोड़ हुआ है, यानी कि 8% की गिरावट इंटरेस्ट में इसने करी है, जो कि अच्छी बात है।
नेट प्रॉफिट की बात करें 124 करोड़ से 105 करोड़ यानी 15% की गिरावट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 26% से 24% यानी कि 2% की मार्जिन में भी इसकी गिरावट हुई है। अब मैं बताऊं आपको दोस्तों कि ये जो रेवेन्यू है, मेन इसका जो रेवेन्यू है ये पिज्जा ब्रांड से इसके आया हुआ है, यानी डोमिनोज से ही आया हुआ है। अदर जो रेस्टोरेंट ब्रांड है दोस्तों, अगर कुशन वगैरह जो सिटिंग रेस्टोरेंट होते हैं ना, तो वहां पे अगर फैमिली जाती है तो वहां बैठ के ही खाने में मजा आता है। अगर घर पे ऑर्डर करके खाना मंगाया रेस्टोरेंट का, तो वो एक मजबूरी में मंगाता है आदमी की, घर पे बना नहीं पा रहे हैं। तो अगर रेस्टोरेंट में जाके बैठ के अगर डिनर वगैरह करना है तो ही आदमी जो है रेस्टोरेंट में जाता है, इसलिए जो है वहां पे रेवेन्यू में इसकी कमी हुई है। और अगर देखा जाए डोमिनोज में, तो डोमिनोज में इसका एक तरीके से ग्रोथ हुई है इसके ऑनलाइन डिलीवरी में, है ना। लोगों ने हैबिट जो है वो अडॉप्ट कर ली है कि ऑनलाइन इसका खाना जो है अब आना ज्यादा चालू होगा पहले के कंपैरिजन में। अगर पूरी तरीके से अनलॉक हो जाता है तो वहां बैठ के तो लोग खाएंगे ही, और उसके बाद में घर से फूड ऑर्डर करने वाले भी काफी लोग रहेंगे। तो ये इसके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट रहा कोविड। अब अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो देखो दोस्तों कितना मतलब और अदर कंपनीज में और इस कंपनी में कितना फर्क है दोस्तों। अदर कंपनीज ने भाई साहब रेवेन्यू करने में हालत खराब हो गई है रेस्टोरेंट कंपनीज की, और इसका देखो लास्ट ईयर में और इस साल में रेवेन्यू में इसने 3,927 करोड़ से मात्र 3,311 करोड़ इसका हुआ, यानी कि 15% की मात्र रुकावट हुई है पूरे लॉकडाउन के बाद भी। 2-3 महीने तो स्टार्टिंग में तो रेस्टोरेंट खुले ही नहीं थे, फिर भी पार्शियली खुल रहे थे, तो एक तरीके से समझ लो कि कुछ मतलब इसने ये नहीं किया है। अब इसका हम पॉजिटिव क्या लेंगे कि अदर रेस्टोरेंट में तो इसका बिल्कुल भी बिजनेस नहीं था भाई साहब। अदर रेस्टोरेंट में इसके ना के बराबर बिजनेस था, तो बिजनेस आया कहां से, ये अपना डोमिनोज से। तो ये हमारे लिए ये चीज पॉजिटिव क्या हो गई इसमें कि डोमिनोज से इसका बिजनेस आया हुआ है, इसका मतलब ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू इसका ज्यादा बिजनेस हुआ है। इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में ऑनलाइन डिलीवरी ये कंपनी ज्यादा कर रही है, तो ये फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है। इसके लिए आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 875 से 771 करोड़ यानी 11% की गिरावट। इंटरेस्ट की बात करें 165 से 162 करोड़, 1% इंटरेस्ट इसने कम किया है। एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो 24 करोड़ का इसमें जो था लॉस था लास्ट ईयर में, अभी जीरो है। नेट प्रॉफिट की बात करें 279 करोड़ से 231 करोड़ यानी कि 17% की गिरावट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके ईयरली बेसिस पे इंप्रूव हुए। वैसे तो देखा जाए फ्लैट ही है, लेकिन अगर वैसे गौर से देखा जाए तो 1% ग्रोथ है इसमें। अब दोस्तों बात करें अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर इसके प्रमोटर ही हैं। प्रमोटर का प्लेज जो है इसमें 2.17% है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें दो चीज हो सकती है, दो रीजन हो सकते हैं कि प्रमोटर का प्लेज है। एक तो कर्जा लेने के लिए प्लेज हो सकता है, और या हो सकता है इसने अपने जो शेयर्स हैं वो अपनी पेरेंट कंपनी के पास में गिरवी रखे हो, क्योंकि ये क्या है, एक मास्टर फ्रेंचाइजी है, इसका खुद का ब्रांड तो है नहीं, तो वहां पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो रखनी पड़ती है ना। तो वहां पे जो है इसने अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए, शायद ये हो सकता है, ये मैं गलत भी हो सकता हूं इस चीज में। तो वैसे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 41% है। और अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 8.81% जो है म्यूचुअल फंड का इसमें स्टेक है। एफआईज का जो स्टेक है इसमें 40.87% है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो जुबिलेंट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड इसमें हाईएस्ट होल्डिंग है 41.9%। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो अराइजिंग एशिया कस्टमर फंड जो है इसका जो है 2.6% का स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो एचएनआईज वगैरह है 2.67 का इसमें स्टेक है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल का अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5.51% का स्टेक है खाली। फ्री फ्लोट इसमें 5.51% एक तरीके से, वो भी फ्री फ्लोट भी वो भी कम है। अगर एचएनआईज वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं। अब दोस्तों हमने प्लेज वाली चीज देख ली, तो एक डाउट हमारे दिमाग में बैठ गया। इसके लिए हमें जो है लास्ट क्वार्टर का भी इसका डेटा देखना पड़ेगा, कहीं प्रमोटर अपनी शेयर्स सेल तो नहीं कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। नहीं दोस्तों कोई चेंज नहीं है लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में। एफआईज ने बल्कि बढ़ाई है इसमें स्टेक, ये पॉजिटिव बात है। और म्यूचुअल फंड ने और इंश्योरेंस कंपनी ने कम किया है, अदर डीआईज ने बढ़ाया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल ने कम किया है। नहीं, एफआईज ने स्टेक बढ़ाई है इसमें 1.5% की, तो काफी अच्छी परसेंटेज टर्म में ज्यादा दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के अंदर में। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि वो इसके पेरेंट कंपनी के पास में भी हो सकते हैं इसके जो स्टेक है, जो शेयर्स हैं, तो ये भी एक बात हो सकती है। अब अगर बात करें इस कंपनी के पिछले रिकॉर्ड की, तो दोस्तों एक दिन में इसने रिटर्न दिए 3% के, 1 वीक में 3.54%, 1 मंथ में 16%, 3 मंथ में 11%, 6 मंथ में 22%, ईयर टू डेट में 17%, 1 ईयर में 93%, 2 ईयर में 150%, 3 ईयर में 137%, 4 ईयर में 598%, 5 ईयर में 510%, 10 ईयर में 724%। यानी कि ठीक ठाक रिटर्न इसने लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी, सब टाइम में होराइजन में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। अब दोस्तों जल्दी से इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड कंपनी का नाम है, 3,274 इसका जो है अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें 43,206 करोड़ का मार्केट कैप है। एंटरप्राइज वैल्यू 42,550 करोड़ का
एंटरप्राइज वैल्यू है, यानी कि डेट कंपनी के पास में ना के बराबर है। नंबर ऑफ शेयर्स 13.20 करोड़ है, फेस वैल्यू इसका 10 है, प्राइस टू बुक इसका 30.28 है, प्राइस टू अर्निंग इसका 186 का है, जो कि काफी ज्यादा है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड इसका ना के बराबर है, बुक वैल्यू इसका 108 है, कैश इसके पास में 655 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग 41.94% है, डेट इसके पास में 0 है, ईपीएस 17 का ईपीएस है, आरओसी 47, आरओई 23, सेल्स ग्रोथ 10 और प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में आ रहा है। फिनस्टार इसको जो है 4 मिले हुए हैं। और अगर अभी का डेटा देखें, ये हमने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर का डेटा देखा और अभी का अगर देखेंगे तो क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, उससे हमें ये एनालाइज हो जाएगा कि क्या इसका अभी के क्वार्टर में फर्क हुआ है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग की बात करें दोस्तों तो काफी बड़ा हुआ है, 248 का प्राइस टू अर्निंग है अभी के टाइम में। इसका प्राइस टू बुक इसका 37 है, ईवी टू ईबिट इसका 138 है, ईवी टू ईबिटा इसका 62 है, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड 22 है, ईवी टू सेल्स 13 है, पैग रेशियो 0 है, डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है, आरओसी और आरओई भी इसका जो है काफी हद तक कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। तो ये मान सकते हैं कि भैया डेटा अभी जो है ये हमारे को उतना अच्छा नहीं दिखा रहा है, वैल्यूएशन के मामले में जो है काफी ज्यादा वैल्यूएबल है कंपनी। बट अगर फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से हम देखें, अगर हम 10 साल 15 साल 5 साल इस टाइम होराइजन के लिए देखें तो ये पी वगैरह ये ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं आप पिछले काफी वीडियोस में आपको बोल चुका हूं कि पी जो है एक फिगर्स को कैलकुलेट करने का टर्म है, आप ब्रांड की वैल्यू को पी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप ग्रोथ की जो ग्रोथ पोटेंशियल जो कंपनी का है उसको आप पी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए कोई फिगर नहीं है एक्चुअली। आई होप कि आगे कुछ ऐसे फिगर्स भी आ जाए। अब दोस्तों अगर बात करें इसके पिछले 5 साल के डेटा की तो कंटिन्यूस इसकी सेल बढ़ी है दोस्तों, 2437, 2583, 3018, 3563, 3927 करोड़, यानी कि लगातार जो है रेवेन्यू में इसके बढ़ोतरी हुई है पिछले सालों में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि इंटरेस्ट इसने जो है ना ये 0 इंटरेस्ट था। इस साल जो है 2020 में इसने 165 इंटरेस्ट पे किया हुआ है। नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट आप ये देख सकते हो। नंबर 2 नेगेटिव पॉइंट अगर इसका देखा जाए वो एक तरीके से नेगेटिव हम बोल नहीं सकते, 2021 में इसका रेवेन्यू कम हुआ है, 15% की इसमें गिरावट हुई है। तो कोविड का इंपैक्ट उसमें कहीं ना कहीं था, कंपनी के बिजनेस की वजह से, कंपनी के पर्सनली कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसके रेवेन्यू में प्रॉब्लम नहीं आई। सिचुएशन ऐसी होगी उसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में प्रॉब्लम आई। अब अगर बात करें प्रॉफिट की तो दोस्तों प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साल भी ठीक ठाक प्रॉफिट किया हुआ है लॉकडाउन में भी, तो ठीक है कंपनी। बट वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा महंगा है, उसकी चर्चा हम एंड में करेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर इसके करंट रेशियो की बात करें दोस्तों तो ये भी हमारे क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा आप नेगेटिव इसको मान सकते हो कि ये जो है 1.5 का नहीं है, लेकिन हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है दोस्तों। मेरे से आपका मैच ना करे वो जरूरी नहीं है, आपका एक भी हो सकता है। बट एक जीरो डेट कंपनी है तो वैसे भी कोई ये ज्यादा मैटर नहीं करता, मैं समझता हूँ। तो ये ठीक ठाक है एक तरीके से, करंट रेशियो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इसको थोड़ा और पैरामीटर्स पे देखें तो रेड फ्लैग वगैरह कुछ नहीं है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, डिविडेंड देती नहीं है कंपनी, एफडी से अच्छे रिटर्न इसने दिए हुए हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से जो स्टॉक है वो नीचे है। अब अगर एनालिस्ट की माने तो ये 74% एनालिस्ट हैं जो बोलते हैं कि स्टॉक को बाई करो। अब दोस्तों बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। देखो दोस्तों 2 तरीके के लोग हैं, एक तो है कि जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहता है यानी कि स्पेक्युलेटर्स, और एक तो है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्ट करके मतलब कमाना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में लाइफ टाइम के लिए इवन वो रखना चाहते हैं। तो ऐसे होते हैं इन्वेस्टर्स। तो हालांकि हर किसी इंसान के अंदर में ये दोनों बाइज हैं। आदमी स्पेक्युलेटर भी कभी कभी सोचता है करूं और इन्वेस्टिंग भी सोचता है कभी ना कभी करूं। तो दोनों तरीके के लोग हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं वो, है ना। तो अब अगर हम ये चाहें कि हम अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में इसको रखें या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखें, तो मेरा जवाब रहेगा दोस्तों इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना। अगर आप भविष्य की बात कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल की बात कर रहे हैं, आने वाले 5 साल 15 साल की आप बात कर रहे हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रखो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाह रहे हैं 1 आध साल में मेरे को बेनिफिट मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला इसमें बेनिफिट आपको, क्योंकि काफी ज्यादा स्टॉक बढ़ चुका है। हो सकता है मार्केट अभी डाउन आए तो थोड़ा सा ये नीचे भी आए, करेक्शन भी हो, तो वो टाइम जो है एंट्री करने वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है बॉस, आप उस टाइम पे एंटर कर सकते हैं। चाहो तो आप अभी से भी एंट्री चालू कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार स्टॉक नीचे नहीं आएगा तो आप थोड़ा थोड़ा करके अभी से बाइंग चालू कर सकते हैं, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं। अगर आप इसमें पहले से स्टॉक्स लिए हुए हैं और आप प्रॉफिट में हैं और आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप प्रॉफिट में एंटर करके जो है आप दूसरे स्टॉक्स में जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तब तो आपको एग्जिट करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप बने रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो ये थोड़ा सा इस स्टॉक के बारे में मेरा व्यू था। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ग्रोथ आउटलुक की। 3 चीज़ें हैं दोस्तों।
एक तो फास्ट फूड का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, खास करके बच्चे जो है इसको ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ गलत है हालांकि, लेकिन हो रहा है ये। हमें इस चीज़ के नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देखना है अभी, हमें कंपनी की ग्रोथ देखनी है, उसका ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। हम किसी जंक फूड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं आज की डेट में, बाहर जाते खाना बनाना कोई पसंद नहीं करता, बाहर ही खा लिया, चलो जंक फूड खा लिया है, रेस्टोरेंट में खा लिया है, इधर उधर खा लिया, तो ये चीज़ हो जाती है, तो इससे इसका कंजम्पशन बढ़ेगा। तीसरी चीज इसमें है कि जो फास्ट फूड का कल्चर आजकल तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं है भाई साहब लोगों के पास में। टाइम जो है, आदमी पैसा 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 करके भाग रहा है, बस वो चाहता है कि फटाफट खाने के लिए। तो एलन मस्क तो बोलता है कि एक ऐसी कैप्सूल हो जिसको खाओ और भूख खत्म, उस तरीके की कैप्सूल अगर आ जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पता नहीं क्यों लोग मतलब पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं। तो मतलब ऐसा है कि जल्दी से जल्दी मतलब वो खाना खत्म हो जाए, ऐसा खाना। और फास्ट फूड हो तो फिर कहना है क्या, खाना भी अच्छा रहता है, मतलब टेस्टी भी रहता है, उसमें टेस्ट भी रहता है और ख़त्म भी जल्दी हो जाता है, तो दो बेनिफिट हो जाते हैं। तो तीसरा रीज़न इसका ये है। और एक एडिशनल चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें, वो है एडॉप्टेबिलिटी। हमने जो है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग के कल्चर को एडॉप्ट कर लिया है लॉकडाउन आने के बाद में। पहले हम उतना ऑर्डर नहीं करते थे ऑनलाइन फूड, रेस्टोरेंट पे जाके खा लेते थे, पार्सल लेके आ जाते थे। अभी क्या, हमने ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग को भी अडॉप्ट कर लिया है। तो इससे क्या होगा, हैबिट डेवलप हो गई है इंसान के अंदर में। अभी थोड़ा सा भी भूख लगती है, यार कौन बनाए, चलो मंगा लो, है ना। और इसमें किन कंपनीज को बेनिफिट रहेगा, जो ब्रांडेड कंपनी है। आदमी वहीं से खाना मंगाना पसंद करता है कि जहां पे उसको भरोसा हो। अब कोई नई कंपनी है, उसका कोई विश्वास नहीं बना हुआ, उससे कोई जल्दी खाना नहीं मंगाएगा। लेकिन जो पिज्जा की जो ये डोमिनोज कंपनी है, इससे खाना जल्दी मंगाएगा आदमी, क्योंकि इसका ट्रस्ट बना हुआ है। आज तक इस कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव बात नहीं आई, इसके फूड के ऊपर कोई नेगेटिव बात नहीं आई। तो आदमी को भरोसा है, चाहे कहीं की भी डोमिनोज कंपनी हो, वो खाना अच्छा भेजेगी हमारे को। अब भेज चाहे कैसा भी रही है, उसके ऊपर नहीं है, लेकिन खाना अच्छा भेजेगी, ऐसा लोगों को ट्रस्ट है। तो इससे क्या होगा कि इस कंपनी के बिजनेस में, ऑनलाइन जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ होगी। तो ये 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो है कंपनी भविष्य में जो है अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को देगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है, तो कमेंट कीजिए। और हमारा डिटेल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट आप चेक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप ये नहीं चेक कर रहे हैं तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। जिससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो आपके 10 से 12 घंटे लगते हैं रिसर्च करने में कंपनी की, वो आपका टाइम समराइज होके 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपके टाइम की वैल्यू होगी दोस्तों, बचत होगी। उस टाइम को आप किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपका ये रहेगा कि आप रिसर्च करते हैं कंपनी की, तो आपको एकांत माहौल चाहिए, उधर आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ये क्या है, ये वीडियोस आप कहीं पर भी देख सकते हैं, आपके फ्री टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपने ईयरफोन लगा दिया, तो उस टाइम आपको डिस्टर्बेंस करने वाला शायद ही कोई इंसान रहेगा। और चाहे आप कहीं अकेले में किसी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पर भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपके टाइम का जो अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। एक एक सेकंड जो है वैल्यूएबल है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आप इस सेकंड को, इस टाइम को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका आज का रियल इन्वेस्टमेंट किया हुआ टाइम अगर आपने अच्छा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो आइडियाज काफी मिलते रहेंगे। तो अपने टाइम का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखिए दोस्तों। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।